बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैस एक्सचेंज। आपका जो यूएचएस का टॉपिक नंबर 7 है, ये यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको चैप्टर नंबर 13 जो आपका बुक 1 का है वहाँ से आपको इसके जो कंटेंट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिलेबस क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उनमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी है। उसके अलावा जब हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट की और उसमें जो हीमोग्लोबिन है पर्टिकुलरली और दूसरे जो पिगमेंट्स हैं उनका रोल, और फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस, एम्फिसीमा और लंग्स कैंसर के हवाले से। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको इसके जो कंटेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 13 जो है गैस एक्सचेंज वाला उसमें से आपको मिल जाएंगे, बुक 1 का चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो जो जनरल एनाटॉमी है एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें हम सारी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ जब हम बात करते जाएंगे उनके फंक्शंस की भी, स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करते जाते हैं और साथ साथ जब हम उनके फंक्शंस को भी। तो स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है हम इसको दो हिस्सों में लेके आ सकते हैं। एक हम इसमें बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और एक हम इसमें बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उनमें नॉस्ट्रिल्स हैं, उनमें नेजल कैविटीज़ हैं, फेरिंक्स है, लेरिंक्स है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमारे पास ट्रैकिया है और लंग्स है। ठीक है, तो अपर और लोअर दो रीजन के अंदर हम इसको लेके आ सकते हैं। पहले हम अपर रीजन की बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसमें सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है? नॉस्ट्रिल्स ये बेसिकली जो ओपनिंग है नेजल कैविटीज की आउटसाइड द एनवायरनमेंट, दीज ओपनिंग्स आर नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स असल में जो हमारा नोज है ना, जो फिजिकली जो दिखाई दे रहा है नोज, ये नोज नॉस्ट्रिल्स है। ठीक है, ये जो नोज है ये नॉस्ट्रिल्स है। अब ये जो नोज है ना, ये नॉस्ट्रिल्स एक्सटर्नल ओपनिंग, इसमें हेयर्स भी हैं और म्यूकस भी है और जिसका काम बेसिकली क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये वो चीजें उनको फिल्टर करना मेन इसका जो रोल है, मेन इसका रोल है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो चीज है, ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये बेसिकली ओपनिंग है नेजल कैविटीज की। तो जो नेजल कैविटीज हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में तादाद में दो है। नेजल कैविटीज तादाद में दो है। नेजल कैविटी, वन इज द राइट साइड एंड वन इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये नेजल कैविटी दो है तादाद में और हर नेजल कैविटी के अंदर दो दो प्रोजेक्शंस की वजह से, बोन्स की दो प्रोजेक्शंस की वजह से नेजल कैविटी के 3 पैसेजेस बन जाते हैं। ये भी हम डायग्राम में साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है, डायग्राम में ये देखिएगा कि ये जो बाहर ये नोज हमारा, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स है, ये नॉस्ट्रिल्स है और ये अंदर नेजल कैविटी है। ये जो पर्पल कलर में जो है वो दिखाई थी नेजल कैविटी। और आप इस नेजल कैविटी में देखें तो बोन्स की प्रोजेक्शन की वजह से इसके दो हिस्से जो है वो बन जाते हैं नेजल के, सॉरी
तीन हिस्से बन जाते हैं, तीन एयर पैसेजेस बन जाते हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर जो है वो तीन एयर पैसेजेस मौजूद है, तीन पैसेजेस मौजूद है। एंड दीज आर ड्यू टू द प्रोजेक्शंस ऑफ टू बोन्स। ठीक है, मतलब ये अगर एक नेजल कैविटी है ना, एक नेजल कैविटी सपोज, तो इसमें एक नेजल कैविटी के अंदर दो प्रोजेक्शंस की वजह से टोटल तीन पैसेज बन जाते हैं। ठीक है, तीन। अब ये नेजल कैविटी एक तरफ ओपन हो रही है नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है, एक तरफ ये ओपन हो रही है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नॉस्ट्रिल्स में, और दूसरी तरफ ये नेजल कैविटी ओपन हो रही है इनटू फेरिंग्स, इनटू फेरिंग्स। इस नेजल कैविटी की जो नॉस्ट्रिल्स की जानब ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल नैरिज, एक्सटर्नल नैरिज। और इन नेजल कैविटी की जो अंदर फेरेंक्स की जानब ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल नैरिज। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल आउटसाइड की जानब नॉस्ट्रिल्स के जानब, इंटरनल जो है वो फेरेंक्स की जानब क्या चीज है जी, नैरिज, ओपनिंग, ओपनिंग। ठीक है, तो ये नेजल कैविटी, टोटल दो नेजल कैविटीज हैं। नेजल कैविटीज की बाहर एनवायरनमेंट में जो ओपनिंग है वो नॉस्ट्रिल्स हैं, और नेजल कैविटी की उन नॉस्ट्रिल्स की जानब जो ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल नैरिज का। और नेजल कैविटी की जो अंदर फेरेंक्स की जानब जो है वो ओपनिंग है उनको हम नाम देते हैं इंटरनल नैरिज का। ठीक है, और इन नेजल कैविटी के अंदर है क्या चीज, इन नेजल कैविटी के अंदर बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, फिजिकल बैरियर है। और ये बैरियर क्या कर रहा है, दैट इज फिल्टरिंग एयर, इसका मेन काम ही यही है। ठीक है, ये एयर की फिल्ट्रेशन करवा रहा है। कैसे कि एयर के अंदर जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उन सबको ये फिल्टर कर रहा है, साथ ही साथ ये मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर दे रहा है, और साथ ही साथ उसकी एयर की वार्मिंग कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो इसके फंक्शंस हैं, मेन तीन फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है, एंड मॉइस्चराइजेशन एंड वार्मिंग। नेजल कैविटीज ओपन इनटू फेरेंक्स, फेरेंक्स को हम थ्रॉट भी कहते हैं। और ये जो फेरेंक्स है, ठीक है, ये कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम भी कि अगर फिर भी कोई पार्टिकल रह गया है तो उसको जो है वो क्या कर लेना है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, उसको जो है वो ले लेना है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसका काम है फेरेंक्स का कि हवा को नेजल कैविटी से लेके उसको लेरिंग्स की जानब लेके जाना। लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स इज अ स्ट्रक्चर दैट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये ट्रेकिया के अपर एंड के ऊपर सिचुएटेड होती है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस अपरेटस भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, लेरिंग्स ये एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेरिंग्स एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, और लेरिंग्स का ये जो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर का होना है, ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। एक लेरिंग्स के अंदर ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, और वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक है ये कार्टिलेजियस, लेकिन सारी स्ट्रक्चर कार्टिलेज की नहीं बनी है। हम अभी बात करेंगे वोकल कॉर्ड्स कार्टिलेज के नहीं होते। ठीक है, लेकिन ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेरिंग्स के हवाले से, लेरिंग्स है क्या, तो लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है जिसमें तीन पार्ट्स हैं, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स। समझ लें कि ये जो ट्रेकिया है ना, ये पाइप हमारे पास जो विंड पाइप है, इसकी जो अपर ओपनिंग है, ठीक है, जो ऊपर की जानब इसकी ओपनिंग है, ये ओपनिंग हमारे पास, ये ओपनिंग हमारे पास ओवरऑल ग्लॉटिस है। और इस ग्लॉटिस के अंदर क्या चीजें होते हैं, इस ग्लॉटिस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ऐसे स्ट्रेच हुई होती है। ये देखें, ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुई है, और स्ट्रेच होके ये बनाती है वोकल कार्ड्स। ये वोकल फोल्ड्स कहलाएंगे अंदर, और ये ओवरऑल ये वोकल कार्ड्स कहलाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अक्सर आता होता है
वोकल कार्ड्स कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर नहीं है। जो वोकल कार्ड्स हैं, दीज आर दी स्ट्रेचिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग से ही बनते हैं, ठीक है। और जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस समझ लें कि आपके पास अगर ये पाइप है तो ये जो पाइप की ओपनिंग होगी, सारी ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, ग्लॉटिस का नाम देंगे। और एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस इस ओपनिंग के ऊपर ये आपके पास एक लिड की सूरत में, ये एक लिड की सूरत में, एक ढकने की सूरत में एक कार्टिलेजियस लिड है, दैट लिड इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो है वो फिर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर इसकी अपर बेस के ऊपर एक बोन है, दैट इज दी हायोइड बोन, और इस बोन के साथ टंग की अटैचमेंट होती है, जुबान की अटैचमेंट होती है, इसलिए जुबान की मूवमेंट और एपिग्लॉटिस की मूवमेंट एक दूसरे से टोटल लिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं लेरिंग्स में, वो कौन कौन सी हैं। लेरिंग्स में 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, एक ग्लॉटिस है, एक एपिग्लॉटिस है और एक वोकल कॉर्ड्स है। ग्लॉटिस क्या करती है, ये बेसिकली ओपनिंग है, ठीक है, दैट इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस ग्लॉटिस के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या है, वोकल कॉर्ड्स बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग है, ठीक है, 2 थिन एजेस के अंदर, फाइब्रस बैंड्स के अंदर, और इनमें जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन आती है तो उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है इसमें वॉइस की प्रोडक्शन होती है। सो इनको हम जो है वो हम वोकल कॉर्ड्स को वोकल नाम ही इसीलिए देते हैं, ड्यू टू साउंड। एपिग्लॉटिस क्या है, ये कार्टिलेज की बनी हुई लिड है जो ग्लॉटिस को कवर करती है, और मस्कुलर कंट्रोल है इसका, हिंज लाइक एक्शन, एक कब्जे की तरह जो है वो इसका जो है वो एक्शन है, ठीक है। और ये कवर करती है ग्लॉटिस को, पार्शली कवर, नॉट कंप्लीटली कवर, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पार्शली कवर, नॉट कंप्लीटली कवर, ठीक है, पार्शली कवर करती है ताकि हवा गुजर सके, ग्लॉटिस के अंदर जा सके, लेकिन खुराक ना जाए। अब खुराक मूव करते हुए, वो सॉरी हवा मूव करते हुए ट्रेकिया में आ जाती है, और जो खुराक है वो एपिग्लॉटिस के कवरिंग की वजह से अगर वो स्वेलो हुई है साथ, तो वो एसोफेगस में चली जाती है। अब यहाँ से पैसेजेस अलग अलग। अब हम लो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर लेते हैं, जो नीचे पोर्शन है वो कौन कौन से, ठीक है। अब ट्रेकिया दैट इज द विंड पाइप, और ट्रेकिया ट्यूबुलर है, एसोफेगस के वेंट्रल सरफेस पे है, वेंट्रल टू एसोफेगस, वेंट्रल टू एसोफेगस, और इसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग है। सी शेप इसलिए कि जिस जानब एसोफेगस है सिर्फ उसी जानब जो है वो कार्टिलेज है, ताकि स्वेलिंग के दौरान एसोफेगस के प्रेशर की वजह से ये ट्रेकिया पिंच ना कर जाए, ये दब ना जाए, ठीक है। और अंदर सिलिएटेड और म्यूकस सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, और इसका काम क्या है, ट्रेकिया को, ट्रेकिया का काम है हवा को ब्रोंकाई की जानब जाना, ठीक है, अल्टीमेट क्लीनिंग है, क्योंकि इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है तो वो क्लीन कर रहे हैं। और कार्टिलेज रिंग का इसमें जो काम है वो क्या है कि इसको कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, ये दब ना जाएगी। अब ये ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई में, ठीक है, ट्रेकिया के अपर एंड पे जो है वो वॉइस ऑपरेटर्स था, लोअर एंड पे नहीं होता। बर्ड्स के अंदर जो है वो लोअर एंड पे होता है, जिसको हम सेरेंक्स का नाम देते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस में और मैमल्स में जो है वो ट्रेकिया के अपर एंड पे जो है वो लेरेंक्स होती है। उसके बाद ब्रोंकाई की बात आ गई। ब्रोंकाई क्या है, ये तादाद में 2 हैं, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड होके ये जो है वो ब्रोंकाई बनाती है। ट्रेकिया में कार्टिलेज के रिंग हैं, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स हैं, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स हैं, लेकिन कार्टिलेज अभी मौजूद है, ठीक है। और ये ब्रोंकाई जो है ये लंग्स में जो है वो दाखिल होंगे, और लंग्स के अंदर तकसीम होते हुए ब्रोंक्यूल्स तक जो है वो आगे ब्रोंक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रोंकाई जो है ये एंटर हो रहे हैं लंग्स के अंदर, और हवा को लंग्स को जो है वो दे रहे हैं। ब्रोंकाई डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और उसके अंदर कार्टिलेज प्लेट्स कम होती जाएंगी। डिवाइड होते होते जब ये इतने छोटे हो जाएं कि इनका जो डायमीटर है 1 मिलीमीटर या उससे भी कम हो जाए, और इसमें कार्टिलेज खत्म हो जाए, सिर्फ स्मूथ मसल्स ही रह जाएं, ठीक है, हैव नो कार्टिलेज, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, हैव नो कार्टिलेज इन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो उस वक्त जो है मतलब ब्रोंकाई जब डिवाइड होते 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 इतनी बारीक हो जाए कि उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे भी कम रह जाए, ठीक है, और
उसके अंदर कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाए, दे विल बी टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये हवा को भेजेंगे आगे एयर सैक्स की जानब। और एयर सैक्स क्या है? एयर सैक्स बेसिकली फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। एयर सैक्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, एयर सैक्स जो है ये फंक्शनल यूनिट है। और एयर सैक के अंदर जो है वो मजीद माइक्रोस्कोपिक एल्वोलाई होते हैं। और एल्वोलाई एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का जो है वो एक नेटवर्क होता है और वो गैसेस एक्सचेंज का सबब बनता है। मैं एयर सैक और कैपिलरीज को इसमें एल्वोलाई को ऐसी डिफाइन कर देता होता हूँ कि आप समझ लें कि जो आपके पास एक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स है वो आपके पास एयर सैक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ग्रेप को ले लें तो वो आपके पास क्या है? दैट इज द एल्वोलाई। ठीक है, वो हम आगे डायग्राम में डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज और फिर फेरेंक्स है, और उसके बाद जो वो लेरेंक्स है और ट्रेकिया है। ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई एंटर होते हैं इनटू लंग्स, और लंग्स के अंदर ये फर्दर डिवाइड होके, ठीक है, ये सारा। अब ये हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर ली हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाई गई है एक ट्रेकिया के अंदर, किस तरह से सिलिएटेड जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो म्यूकस खारिज करते हैं, जिसमें जो भी डेब्रस है, जो भी कोई जर्म है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई ऐसी चीज जो आ गई है वो एडहेयर हो जाएगी और इसको आगे फेगोसाइटोसिस के जरिए खत्म कर दिया जाएगा। ये एक डायग्राम है जी आपकी बुक में दी हुई, और इस डायग्राम से काफी क्वेश्चंस अराइज होते हैं और मोस्टली आप इसको उतनी डिटेल से पढ़ते नहीं है इस डायग्राम को। इसमें जो पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, ठीक है, उसमें मेंशन है कि जो लंग्स हैं वो कहाँ पर हैं? थोरेसिक कैविटीज के अंदर मौजूद है। ठीक है, थोरेसिक कैविटीज, और थोरेसिक कैविटीज उसके इर्द गिर्द बेसिकली क्या है? रिब्स हैं जो उसको थोरेसिक कैविटीज को सराउंड किए हुए हैं। अब इन थोरेसिक कैविटीज में यानी कि इस रिब केज के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं जी? आगे जो इंपॉर्टेंट, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स दैट लाइन दी थोरेसिक कैविटी, और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटीज बनेंगी दैट आर दी प्लूरल कैविटीज। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि लंग्स आर प्लेस्ड इन, आपके पास ऑप्शंस हैं चेस्ट कैविटी, thoracic cavities, diaphragm, pleural cavities. The best answer is the pleural cavities. ये जो चेस्ट कैविटी है या जिसको हम thoracic कैविटी कहते हैं उसके अंदर भी ल्यूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर ये मौजूद है, इसलिए हम इनको जो है नाम देते हैं कि ये ल्यूरल कैविटीज के अंदर जो है। अब उसके बाद एक और इसमें देखें जी, एयर एंटर्स इन द लंग्स फ्रॉम द ओरल कैविटी या द नेजल पैसेजेस वाया ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। हवा एंटर होगी, एंटर होके ये किधर आएगी? अब देखें ये, ठीक है, अब इसमें आपके पास ये हवा जो एंटर हो रही है, ठीक है, ये जो हवा एंटर हो रही है ये एंटर होके जाएगी एल्वोलाई लेवल तक, और उसके ऊपर आप देखें आपके पास ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का एक जाल है, ठीक है। अब इसमें वही बात कि ब्रोंकाई से होती होती एंड इवेंचुअली रीच एल्वोलाई, अल्टीमेट एल्वोलाई तक पहुंच जाएगी, अब जब ये हवा एल्वोलाई तक पहुंच गई तो एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो है वो क्या है? ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है। यहाँ पर क्या होगा? हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजनेट कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किधर? वाया पल्मोनरी वेन्यूल्स टू पल्मोनरी वेन्स टू हार्ट। ये देखें, ये एक मेंशन है, ये पल्मोनरी वेन्यूल्स, ये इसको हार्ट की जानब जो है वो लेके जा रहे हैं। पल्मोनरी वेन्यूल्स जाएंगे पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो जाएंगे अल्टीमेटली हार्ट की जानब। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑक्सीजनेशन होके ब्लड हार्ट की जानब गया, वहां से फिर वो दोबारा पंप होके पूरी बॉडी की जानब जो है वो जाएगी। ये आपके सामने एक जो है वो डायग्राम दिखाई गई है कि जिसमें देख लें कि एक एल्वोलाई क्या चीज है और किस तरह से उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा हुआ है। तो ये एल्वोलाई है, एक एल्वोलस।
एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स आर मेड अप ऑफ, और ऑप्शन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर होगा? था बिल्कुल, आपके पास आंसर स्मूथ मसल आएगा। ठीक है, चैट के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो वो बताया स्मूथ मसल ही आएगा, आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वेसल्स हैं वो इसी से बनी हुई है। और वैसे भी स्केलेटल मसल तो हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डायफ्राम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, दैट इज स्केलेटल मसल, वो स्केलेटल मसल। तो खैर ये आपके पास मेन, अब देखने किस तरह से ये ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होते होते स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल आगे ये एल्वोलाई डक्ट्स बना रहे हैं। एल्वोलाई डक्ट्स के आगे एल्वोलाई सैक्स या एयर सैक्स हैं, और उन एयर सैक्स में एक एक जो है वो इसमें हम बात कर लें तो एल्वोलस है, सिंगल एल्वोलस है। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें जो एल्वोलाई की डिटेल स्ट्रक्चर आ गई, दैट इज द एनाटॉमी, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये एक व्यू दिखाया गया है लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इसमें जो आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं ये वेन्स है, जो ब्लू कलर में आ रही हैं वो आर्टरीज है। क्योंकि आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लू कलर में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं लंग्स को, और लंग्स से ऑक्सीजनेशन होके जो वापस आ रही हैं वो रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड होके आ रही हैं, और ये रेड जो है वो ये जाएंगी टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसका मतलब जो हार्ट की जानब जाएंगी दोज आर कॉल्ड एज वेन्स, और जो हार्ट से वे जाती हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज आर्टरीज। हम इसलिए हम इनको वेन्स के नाम से जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी वेन के हवाले से रेड कलर में है ये, और आर्टरीज के हवाले से ये यहाँ पर ब्लू कलर। ये एक और व्यू दिखाया गया है, और आप इसमें देखिए कैसे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है इनटू ब्रोंकाई। ये दो ब्रोंकाई बन गया। अब ये ब्रोंकाई एंटर हो रहा है इनटू लंग्स, और लंग्स में एंटर होके ये डिवाइड होता जा रहा है इनटू ब्रोंक्यूल्स। इतना फाइन ब्रोंक्यूल तब हम कहेंगे जब तक इनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर नहीं हो जाता। उससे पहले बेशक इतनी जितनी मर्जी इसकी ब्रांचिंग आ जाए, ये सब ब्रोंकाई लेवल तक ही कहलाएंगे। ठीक हो गया। और अल्टीमेट ये देखें तकसीम होता था, ये एक जानब पूरा व्यू दिखाया गया हुआ है सिर्फ इसमें एयर चैनल्स का, और दूसरी जानब जो है वो पूरा व्यू दिखाया हुआ है जिसमें एयर चैनल्स भी है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी भी है, और जिसमें पल्मोनरी वेन्स भी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग कैसे होती है? ठीक है, ब्रीदिंग कैसे होती है? तो जो ब्रीदिंग है इसमें हमारे पास जो चीजें आती हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीदिंग रेट के हवाले से बात है, जो 15 से 20 दफा पर मिनट ब्रीदिंग रेट है, जो एक्सरसाइज में 30 तक बढ़ सकता है, मतलब 15 से 30 तक हो सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें इनहेलेशन की जा रही है एयर की, और एक्सहेलेशन की जा रही है एयर। इनहेलेशन उस एयर की होगी जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, और एक्सहेलेशन उस एयर की होगी जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्रीदिंग के हवाले से, इनको हाईलाइट कर लें, इनको अंडरलाइन कर लें। ब्रीदिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, that is also called as organismic respiration and also called as pulmonary ventilation, जिसमें क्या हो रहा है कि हवा एनवायरनमेंट से लंग्स को मिल रही है, एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द लंग्स एंड एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, या जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरा, अब लंग्स में जो हवा आएगी ये लंग्स से एक्सचेंज होगी बिटवीन द ब्लड, लंग्स से ब्लड को जब एक्सचेंज होगी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वो था पल्मोनरी वेंटिलेशन, अब यह पल्मोनरी रेस्पिरेशन बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। उसके बाद बिटवीन द
between the blood and body tissues. क्या होगा? lungs and body tissues, ट्रांसपोर्टेशन होगी रेस्पिरेटरी गैसेस ब्लड के थ्रू हर एक टिश्यू लेवल तक जो है वो ये गैसेस जाएंगी और फिर ब्लड से ये गैसेस मिलेंगी सेल्स को, टिश्यू सेल्स को। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू लेवल रेस्पिरेशन। और फिर टिश्यूज के अंदर हर एक सेल को जब गैसेस मिल जाएंगी तो सेल्स के अंदर ये जो है वो गैसेस इनको यूज करते हुए, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को यूज करते हुए मेटाबॉलिज्म होगा, एटीपी बनेगी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बायोएनर्जेटिक्स वाले में। दैट इज कॉल्ड एज ए सेलुलर। तो ये पॉइंट्स हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, या ब्रीदिंग क्या है, ठीक है, ये चीजें आपने जो, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। तो ये पॉइंट्स आपने जो वो याद रखने हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में होगा क्या। इंस्पिरेशन क्या है? दैट इज द इनहेलेशन ऑफ एयर। एक्सपिरेशन क्या है? दैट इज एक्सहेल ऑफ एयर। एक पॉइंट याद रखिएगा कि लंग्स खुद से ना एक्सपैंड कर सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा, हवा की एंट्री होगी, ये मतलब एक्सपैंड होंगे, हवा एंटर हो जाएगी। और अगर इनके ऊपर कोई दबाव आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? फिर इनके अंदर जो हवा है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी नेचर हैं, उनके अंदर खुद एबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होने की, रिलैक्स होने की। और फिर ये पॉइंट भी है कि इनको कवर किया हुआ है चेस्ट कैविटी में इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब ने, जो रिब केज है और रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो इसकी वॉल्स बना रहे हैं। और जो डायफ्राम है, जो एक मस्कुलर शीट है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग कर रही है, दैट शीट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो वॉल्स हैं वो किस चीज से हैं? वो जो इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब से बनी हुई है। और जो नीचे जो है वो फ्लोर है वो किस चीज का है? दैट इज मेड अप ऑफ डायफ्राम। और ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी स्केलेटल मसल्स हैं, और जो डायफ्राम है वो भी स्केलेटल मसल है। अब होगा क्या? जब इन मसल्स की एक्टिविटी की वजह से ये मसल्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स एलिवेट अपवर्ड, डायफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक हो जाएगा, तो तब हवा इनमें एंटर होगी लंग्स के अंदर। क्योंकि जब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, तो चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ने से क्या होगा? लंग्स भी एक्सपैंड कर जाएंगे। और जब लंग्स भी एक्सपैंड कर जाएंगे तो लंग्स के अंदर हवा का एक दबाव कायम हो जाएगा, हवा की कमी आ जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर की हवा तेजी से रश करेगी इनटू लंग्स। दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। और अगर ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स और जो डायफ्राम है ये दोनों रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाता है। और जब एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो लंग्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाएगी। दैट इज द एक्सपायरेशन। क्या प्रोसेस होने हैं, हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या इवेंट्स हैं। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपिरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। दैट इज द इनटेक ऑफ एयर, दैट इज द आउटटेक ऑफ एयर। इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी शेप लेस डोम लाइक हो जाती है, और एरिया जो चेस्ट कैविटी का है, दैट इज द वर्टिकल एरिया, वो इंक्रीज हो जाता है, लंबाई के रुख एरिया बढ़ जाता है। और जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब केज है वो अपवर्ड एलिवेट करता है, और रिब केज का जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है वर्टिकल एरिया इंक्रीज ड्यू टू दी डायफ्राम
एंड हॉरिजॉन्टल एरिया इंक्रीज ड्यू टू द इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये एरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डायफ्राम भी जो है वो लेस डोम लाइक हो जाता है। डोम कहते हैं गुंबद को, यानी कि नीचे को थोड़ा आ जाता है, ठीक है, लेस डोम लाइक हो जाता है। और इसी तरह से जो है वो जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी रिब्स को एलिवेट अपवर्ड, वो सीना थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा, अंदर एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये रिलैक्स होंगे मसल्स, डायफ्राम जो है वो अगर इस तरह से ज्यादा डोम लाइक हो जाए और जो रिब केज है वो भी रिलैक्स होने से रिब्स दोबारा डाउन अपनी जगह पर आ जाए, तो इससे क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। और एरिया जब डिक्रीज होगा तो लंग्स के ऊपर दबाव आएगा। जब लंग्स में दबाव नहीं था, लंग्स एक्सपैंड करेंगे और हवा तेजी से उनमें जब एंटर होगी, जब उसके ऊपर दबाव आएगा, ठीक है, तो उस वक्त जब क्या होगा कि उसके अंदर से जो हवा है वो तेजी से बाहर जाएगी, ठीक है। थोरेसिक का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और थोरेसिक का वॉल्यूम इंक्रीज होने से अंदर लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब हवा का प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से हाई प्रेशर वाली जो हवा है वो लंग्स के अंदर मूव करेगी, जिसकी वजह से लंग्स इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मसल्स चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। और दूसरी जानब अगर हम बात करें, क्योंकि टोटली रिलैक्सेशन है, तो दैट इज द पैसिव प्रोसेस। और इसमें अगर हम बात करें कि ये एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, जब एरिया डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से अंदर लंग्स के ऊपर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर दबाव बढ़ जाता है और वो दबाव बढ़ने से जो अंदर की हवा है वो तेजी से बाहर आ जाती है, ठीक है, वो तेजी से बाहर आ जाती है। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के हवाले से आपकी बुक की ये दो डायग्राम्स है वो दी हुई है, इसको जो है वो आपने देख लेना है।